हेलो फ्रेंड्स, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। एंड आज हम यूपीएससी इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है इकोनॉमिक पॉलिसी? बिकॉज अगर आप आज का वीडियो समझ लेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि आप फ्यूचर में आप जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी का डिस्कशन आप समझेंगे उसका बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। So this lecture becomes very important, and because it is important, this is not going to be a 5-minute video. This is going to be much longer than that, and I hope you all will be able to understand. So let us start with today's class. So what is economic policy? The objective of economic policy is to generate economic growth and development. हमें क्या अचीव करना था? जब भी कोई गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस करती है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, उसका एजेंडा क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करना उस पर्टिकुलर ईयर में। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस किस तरीके की होती है? फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड सो ऑन। सो इन सब के बारे में फ्यूचर में डिस्कशन होएगा। बट इन अ ब्रीफ इफ़ आई टेल यू व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के रेवेन्यू से डील करती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दैट? गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है थ्रू टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, टैक्सेशन ऑफ कॉरपोरेट्स, टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप, LLP, दैट इज़ वेरियस बॉडीज़। इन सब का टैक्सेशन करके गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली किससे रिलेट करती है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेशन से रिलेट करती है। व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का हेड कौन करता है? RBI इज़ गोइंग टू मेक श्योर दैट इन एन इकॉनमी सफिशेंट मनी सप्लाई इज़ मेंटेन। अब सफिशेंट मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ? अगर सपोज इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्यों होता है? बिकॉज डिमांड इज़ हाई, एंड डिमांड जब हाई होती है, डिमांड हाई होने का मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा है। जब लोगों के पास पैसा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्राइस इंक्रीज़ होएगा, यानी कि इन्फ्लेशनरी इकॉनमी आएगी। तो अब इन्फ्लेशन को कम करने के, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए RBI क्या करेगा? मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा इकॉनमी में थ्रू वेरियस मेजर्स, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। या फिर एक ऑपोजिट सिचुएशन लीजिए, अगर डिफ्लेशनरी इकॉनमी है, यानी कि इकॉनमी में पैसा है ही नहीं, डिमांड ही राइज़ नहीं हो रही। जैसे कि इस टाइम पे RBI ने अनाउंस किया रिसेंटली, रेपो रेट को डिक्लाइन किया। जब रेपो रेट कम हो चुका है, यानी कि अगर आप बैंक के पास अब बोरोइंग करने जाएंगे इस टाइम पे, जो इंटरेस्ट रेट आप पे चार्ज किया जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी कंपैरेटिवली लेस। तो इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि डिमांड साइड को रेज़ करना, क्योंकि इकॉनमी रिसेशन में जा रही है। तो डिमांड को जब हम रेज़ करेंगे तभी प्राइस स्टेबिलिटी अचीव होगी। इसलिए RBI क्या चाहती है? मनी सप्लाई को ओपन करना इन दी इकॉनमी। सो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सर्कमस्टांस ऑफ द इकॉनमी। सो वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को फ्यूचर में ग्रोथ इंश्योर करना है। फॉर एग्जांपल अभी MSME सेक्टर को काफ़ी रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं, सो दैट जो उनको लॉस हुआ है इन द प्रोडक्शन, इन द इनकम ड्यू टू COVID-19 लॉकडाउन, सो उसमें उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए MSME सेक्टर को काफ़ी रिलैक्सेशंस अनाउंस करे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर भी अभी सफ़र कर रहा है इस टाइम पे। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी किस चीज़ से रिलेट करेगी? एग्रीकल्चर पॉलिसी उन सब चीज़ों से रिलेट करेगी सो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। उस तरीके से ट्रेड पॉलिसी में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होएगा? एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना, इम्पोर्ट्स को कम से कम करना। मना तो नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी WTO एग्रीमेंट्स, सो मना तो नहीं कर सकते, बट इंपोर्ट्स को, सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी बनने के लिए हम इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। सो इकनॉमी, ये सब क्या होती है? दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। सो another important characteristic of economic policy is arrive at a decision prioritizing the need of each sector with limited resources. अब आप सब जानते हैं कि इकॉनमी में रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, बट सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं जिनकी नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि विथ लिमिटेड रिसोर्सेज हम किस तरीके से सारे सेक्टर्स को पैसा प्रोवाइड करें ताकि उनकी ग्रोथ एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैन बी इंश्योर्ड। फॉर एग्जांपल लैंड के बारे में बात करें, लैंड इज़ अ स्कैर्स रिसोर्स इन इंडिया, क्योंकि आप देखिए कि 15% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन
को ऑक्यूपाई करता है इंडिया, एंड वेर एज लैंड हमारे पास कितना है कंपेरेटिवली, ओनली 2.4% ऑफ द ग्लोब. सो लैंड इज़ अ स्केर्स रिसोर्स. सो जब भी हम लैंड के रिलेशन में कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें ध्यान रखना होगा कि हम किस तरीके से बैलेंस्ड ग्रोथ अचीव करें इनटू वेरियस सेक्टर्स. उसी तरीके से वाटर इज़ ऑल्सो स्केर्स रिसोर्स. तो नेशनल वाटर पॉलिसी, दैट इज़ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी विच केम इन 2012, ये इसी चीज़ से डील करती है. ये बताती है कि किस तरीके से यूसेज ऑफ वाटर विच इज़ स्केर्स, उसको डिमांड सेटिस्फाई करनी है वेरियस सेक्टर्स की. दैट इज़ वाटर कितना यूटिलाइज होना है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कितना रेजिडेंशियल सेक्टर में, और कितना इंडस्ट्रियल सेक्टर में. द नेक्स्ट concept that we have to understand is wealth economics and welfare economics. अब wealth economics क्या होती है? जब शुरुआत में जब नेशंस वर डिसाइडिंग ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी, वेलफेयर वॉज द मेजर ऑब्जेक्टिव. वेलफेयर का मतलब क्या होता है? मर्केंटलिस्ट थ्योरी कहते हैं इसे. मर्केंटलिस्ट थ्योरी में हम क्या चाहते हैं, सारी कंट्रीज़ ये चाहती है हम एज मच वेल्थ एज पॉसिबल जनरेट करें. जितना पैसा हम जनरेट कर सकते हैं हमें करना है विदाउट द इंटरवेंशन बाय द स्टेट, एंड विदाउट, मतलब बेसिकली यू हैव टू जनरेट वेल्थ विदाउट कंसिडरिंग एनी अदर फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करना है. बस वेल्थ जनरेशन यानी कि डेवलपमेंट पे फोकस करना है. सो दैट इज़ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. बट लेटर जब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हुए थे, जो कि हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स के, वेल्थ इकोनॉमिक्स के, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया वेलफेयर इकोनॉमिक्स का. वेलफेयर क्या बोलता है कि डेवलपमेंट तो हमें चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट लीड दिस टू ह्यूमन मिजरी. We cannot lead this to human misery. We cannot lead this to inequality of income amongst people. तो ड्यूरिंग द 19th century इन्होंने रियलाइज़ किया कि वेलफेयर और वेल्थ दोनों चीज़ों को साथ लेकर ही एक कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है. डेवलपमेंट कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ द वेलफेयर ऑफ पीपल. सो दिस वाज द आइडिया. और आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप समझेंगे कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी आती है वो हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज़ इस्टेब्लिश करती है बिटवीन वेल्थ गोल एंड वेलफेयर गोल. इसमें वेल्थ इकोनॉमिक्स में एक मेजर कॉन्सेप्ट है कूजनेट कर्व का. अभी साइमन कूजनेट ने एक कर्व हमें इस्टेब्लिश करके दिया था, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि हम कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो उन्होंने क्या उस कर्व में क्या दिया था? उस कर्व में जैसे कि आपको भी बताते हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इधर है एंड इनइक्वालिटी इधर है. तो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज़ होने लग जाती है, सो कूजनेट कर्व क्या है? एक इन्वर्टेड यू कर्व है, जिसमें ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बीच में रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश करना होता है. ये इन्वर्टेड यू कर्व कैसे है? अब इन्वर्टेड यू कर्व में हम क्या बता रहे हैं? ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बीच में रिलेशनशिप. इन्होंने क्या बोला कूजनेट ने ये बोला कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, हमारी इनइक्वालिटी भी इंक्रीज़ होने लग जाती है. बट इवेंचुअली जब इकोनॉमिक ग्रोथ का एक टर्निंग पॉइंट आता है, उसके बाद क्या होता है कि इनइक्वालिटी रिड्यूस होने लगती है. इसको मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. जैसे कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करिए. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में एलपीजी स्कीम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी 1991 में, जिसमें कि ग्रोथ वाज ड्रास्टिकली अचीव्ड. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है. तो कैपिटलिज्म की तरफ हमारी इकोनॉमी जा रही थी, जिसकी वजह से लॉट ऑफ इनकम इक्वालिटी दैट स्टिल एग्जिस्ट इन इंडियन पॉपुलेशन, दैट इज़ रिच बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर. So that is a negative aspect of development, rapid development. But eventually when your development is sustainable and
एक लेवल पे आपकी डेवलपमेंट पहुंच जाती है, उसके बाद इवेंचुअली द पीपल हु डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, दैट इज़ द पुअर पीपल, स्टार्ट अक्वायरिंग रिसोर्सेज। उनके जैसे कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट भी तो हमें हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। अब आजकल के टाइम पे इवन अ पुअर पर्सन कैन अफोर्ड अ मोबाइल फ़ोन, यानी कि ही इज़ ऑल्सो अक्यूमुलेटिंग रिसोर्सेज फॉर हिमसेल्फ, so that income inequality also declines when you reach a certain point of development, and this was established by Kuznets curve. Kuznets कर्व का एक और फेमस एग्जाम्पल है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। इसमें आप देखिए कुजनेट ने क्या दिया था, कुजनेट ने दिया था, इसमें इन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था बिटवीन लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड जीडीपी, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उन्होंने क्या बोला था कि जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, दैट इज़ प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़, उस टाइम पे क्या होता है, इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन बहुत पहुंचता है, बिकॉज आप इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट चाहते हैं, तो इन्वायरमेंट के ऊपर कंसर्न उनका इतना नहीं होता है, तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। बट एज सुन एज ए टर्निंग पॉइंट हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है कि नाउ वी कैन थिंक ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल फेस। जैसे आप इंडियन इकोनॉमी को लेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी क्या बन गई, सर्विस सेक्टर बेस्ड, सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी। तो अब इसमें क्या हुआ, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में लोग सेंसिटिव होने लग गए, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करने लग गए, बिकॉज हमने जो डेवलपमेंट का फेज़ हमें चाहिए था, रैपिड डेवलपमेंट का फेज़, वो हमने अचीव किया। सो दैट इज़ व्हाट कुजनेट ट्राई टू इस्टेब्लिश। उन्होंने क्या बोलना चाहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इनिशियली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वही इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प कर सकती है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने में, रिड्यूस करने में, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल उस टाइम पे आपने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करी, आपको कोई एमिशन लेवल्स पे कोई लॉज नहीं बनाए गवर्नमेंट ने, बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, डोंट थिंक अबाउट द इन्वायरमेंट। बट उसके बाद जब हमारी एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसके बियॉन्ड एमिशन लेवल्स मत करिए बिकॉज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। सो व्हाट इज़ दैट इज़ एक्सप्लेनिंग अस द कुजनेट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। एंड लास्टली हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है अंडर दिस इज़ इकोनॉमिक